हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज अपनी क्लास 9th रहेगी और हिंदी अनिवार्य की बात करेंगे। पुस्तक जो है रहेगी अपनी क्षितिज भाग 1 यहाँ पे रहेगी। काव्य खंड को लेकर चर्चा की जाएगी और अध्याय नंबर जो है वो यहाँ पर 13वें नंबर का रहेगा। लेखक हैं इसके सुमित्रानंदन पंत। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नया देखेंगे आज। चलिए देखिए, शुरुआत है कि सबसे पहले हम हमेशा की तरह जीवन परिचय को लेके बात करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जो था उनका जीवन परिचय क्या रहा है उसको लेके अपनी बात होगी। तो देखिएगा, सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है वो उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोशानी नामक गांव में सन 1900 ईस्वी को होता है। और उत्तरांचल के हैं भाई। उनकी शिक्षा जो है वो होती है बनारस और इलाहाबाद, जो कि यूपी के क्षेत्र हैं दोनों। उत्तर प्रदेश में जो है इनकी शिक्षा होती है। और आज़ादी के आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है महात्मा गांधी के आह्वान पर जो था कॉलेज को छोड़ दिया था। और भाई कॉलेज छोड़ी थी क्योंकि दौर ही उसी समय जो है ऐसा चल रहा था। और ये छायावादी कविता यानी लगभग 1918 से लेके सन 1939 या 38 तक में बात करूं, कुछ विद्वान 1920 से 40 तक भी जो है वो छायावाद का युग मानते हैं। तो उसमें ये एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। 4 स्तंभ थे वहाँ पे, 4 स्तंभ जो है इसके माने जाते हैं। तो उन चारों स्तंभों में जो है सुमित्रानंदन पंत का जो स्थान है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उसमें से एक जयशंकर प्रसाद थे, एक जो थे अपने मैं बात करूं तो जयशंकर प्रसाद के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सुमित्रानंदन पंत थे, एक शायद महादेवी वर्मा का नाम भी आता है। चलिए यहाँ पे मैं आगे बात करूं तो सन 1977 ईस्वी में इनका जो है वो देहांत हो गया था। 1900 में जन्म होता है और 1977 में देहांत हो जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बात है याद रखनी है, जन्म और मृत्यु की जो दिनांक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे मैं बात करूं तो वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद है, प्रगतिवाद है या अरविंद दर्शन से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और प्रभावित होने के कारण छायावाद और प्रगतिवाद का तो इन्होंने जो है भाई उसमें जो है बहुत सारी रचनाएं भी इन्होंने जो है वो लिखी हैं। आगे देखिएगा, इनकी कविताओं में जो है आपको प्रकृति और मनुष्य के जो अंतरंग संबंध है उसकी पहचान आपको देखने को मिलेगी। यानी प्रकृति और प्रकृति के साथ में मनुष्य के साथ में उसका जो संबंध है उसके बारे में भी इसमें देखने को मिलेगा। और भावों की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पे जो है सटीक शब्दों का जो चयन के कारण उन्हें जो है एक शिल्पी कवि के रूप में भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखनी है आपको। चलिए आगे मैं बात करूँ तो देखिएगा, प्रमुख रचनाओं को लेकर बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखिएगा, वीणा है, ग्रंथि है, गुंजन है, ग्राम्य है, पल्लव, युगांत, स्वर्ग किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। याद आपको रखनी है, परीक्षा में सवाल आ सकता है। चलिए देखिए, इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, उन पुरस्कारों को भी आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया हुआ है और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है उससे भी इनको सम्मानित किया हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो सुमित्रानंदन पंत जो है उनके बारे में आपको याद रखनी है। चलिए अभी हमारे यहाँ जो पाठ दिया गया है ग्रामश्री, उस ग्रामश्री कविता में जो है क्या बताया गया है, क्या उस ग्रामश्री पाठ से जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उन सबको लेकर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, ग्रामश्री जो कविता है उसमें पंत ने गांव की जो प्राकृतिक जो सुषमा है, वो जो समृद्धि का जो मनोहारी होता है, मन को हरने वाला, मन को मुग्ध कर देने वाला वर्णन जो है वो यहाँ पर किया है। क्योंकि खेतों में दूर तक फैली जो लहलहाती जो फसलें हैं, फल और फूलों से लदे हुए जो पेड़ों की जो डालियां हैं और गंगा की सुंदर रेती कवि को जो है वो रोमांचित करती है। और उसी रोमांच की जो अभिव्यक्ति है वो इस कविता में देखने को मिलेगी। चलिए पूरी बात तो मेरे ख्याल से ग्रामश्री जो कविता है उसमें समझ में आ गई होगी कि क्या इस कविता में दिया गया है, वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो आपको याद इसमें से जो है करनी है। ये वाली ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन पॉइंटों को या इन बातों को आप जो है प्रसंग के रूप में भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि मेरे YouTube चैनल का नाम है एचएस स्टडी टॉक। और अभी तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब सबसे पहले करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसके पास में एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसको भी आप जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उसका जरूर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक एक पद को लेके मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक एक लाइनों वाला सिस्टम चल गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ग्रामश्री जो अपना पाठ है उसमें देखिएगा कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली की बात यहाँ पर की गई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांद सी उजीली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक,
देखो हरित का मतलब हरा, रुधिर यानी रक्त, भाई हरा रक्त जो है वो झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का सिर चिर, निर्मल कहते हैं स्वच्छ नील फलक। देखिएगा इसकी व्याख्या में हम करते हैं। भावार्थ की बात मैं करूंगा। प्रसंग के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि संदर्भ और प्रसंग जब आप लिखें तो संदर्भ में आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद जो है, या प्रस्तुत पद या प्रस्तुत गद्यांश, सॉरी पद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के ग्राम श्री कविता से लिया गया है। इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। और प्रसंग में क्या बताया गया है कि यहाँ पर खेतों में जो मतलब हरियाली है, खेतों का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। और अब देखिएगा भावार्थ, कवि क्या कहता है कि गांव के खेतों में दूर दूर तक जो है मखमल की तरह कोमल हरियाली जो है वो फैली हुई है। इन दोनों लाइनों का ये अर्थ हो गया। आगे देखिएगा कि उस पर लिपटी रही सूर्य की रवि की किरणें चांद सी उजली जाली, और उस पर सूर्य की जो किरणें हैं वो चांदी की जाली की तरह क्या है, उज्जवल और चमकीली जो है वो सुंदर लग रही हैं। भाई बड़ी सुंदर वो लग रही हैं। ये दो पंक्तियों का ये अर्थ हो गया कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलका, और हरी हरी जो घास है और जो तिनके हैं उन पर किरणें पड़ने से उनकी पत्तियां ऐसे चमक रही हैं मानो उसमें हरे रंग का खून बह रहा हो। ये दो पंक्तियों का हो गया। आगे वाले दो पंक्तियों का देखिएगा कि श्यामल भूतल पर झुका है नभ का चीर निर्मल नील फलक, और हरियाली से सुशोभित धरती पर नीला स्वच्छ आकाश एक पट की तरह वो झुका हुआ नजर आ रहा है। चलिए समझ में आई होगी पूरी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है HSC स्टडी टॉक, उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा आगे यहाँ पर क्या दिया गया है वो सारी बातें यहाँ पर देख लीजिएगा। ये चला गया वापस। चलिए कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। तो कवि क्या कहता है कि जो और गेहूं में जो है वो बालियां आ गई हैं, यानी उनकी जो है मैं एक बात कहूँ कि अंकुरित हो गई हैं, वो उनमें जो है बीज वगैरह पड़ने वाले हैं। और इन बालियों पर क्या है देखो कि तीखे तुस के नोक होते हैं, यानी तीखे तीखे वही नोक सी होती हैं, बालियां आती हैं तो उसमें तीखे तीखे चुभने वाले से होते हैं। गेहूं अगर आपने देखे हो कभी, जो को अगर आपने देखा हो तो उसमें बिल्कुल बालियां आती हैं। बालियां जो है वो काफ़ी तीखी होती हैं, नोक उनकी काफ़ी तीखी होती है। और उन्हें देखकर जो है कवि कल्पना करता है कि मानो धरती क्या हो रही हो, धरती को रोमांचित हो गया हो। भाई धरती जो है वो रोमांच हो गया हो, धरती को रोमांच हो गया हो, वो रोमांचित हो गई है। और अरहर सनई की सोने की किंकणियां है सुबाशाली। और देखिएगा खेतों में अरहर और जो सनई की जो फलियां हैं, सनई आपकी देखी होगी, अरहर देखी हुई होगी। मैं फोटो तो इसकी यहाँ पे नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट आने का जो है थोड़ा खतरा रहता है। तो फलियां पककर सोने के समान जो है वो पीली हो गई हैं, और उनकी फलियां जो है करदनियों की भांति जो है बजने लगे। जिस प्रकार किंकणी होती है, करदनी तागड़ी है भाई, किरदनी तागड़ी है ना, किंकणी की है शोभाशाली, तो कंकरदनियों की तरह वो जो है बजने लग गई है। और उड़ती भीनी तेलाक के गंध, और खेतों में चारों ओर क्या है देखिएगा कि फूली सरसों पीली पीली, और खेतों में चारों ओर सरसों जो है पीले पीले फूलों से जो है वो लद गई है, और उसकी जो भीनी भीनी जो खुशबू है वो वातावरण में चारों ओर फैल चुकी है। आगे देखिए तेलीय सुगंध, तेलाक का मतलब है तेलीय सुगंध, जो है सरसों की जो तेलीय सुगंध है वो चारों ओर फैल गई है। कि लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और देखेगा कि हरी हरी धरती की सुंदरता निहारने के लिए जो अलसी है उसके नीचे फूल भी जो है वो झांकने लगे हैं, वो भी झांक झांक के देख रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य है, और वे नीलम की कलियां जैसे प्रतीत होने लगी हैं। समझ में आई होगी पूरी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला देखिएगा आगे क्या लिखा गया है। चलिए देखिएगा कि रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। तो कवि कहता है कि खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं भाई, और रंग बिरंगे फूलों के बीच में जो है खड़े मटर के जो पौधे हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो वो हंस रहे हैं। और मखमली पेटियों सी लपटी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और मानो कोई सखी सजी धजी सखियों को देखकर प्रसन्नता से हंस जाती है, वैसे वो मटर खड़ा हुआ हंस रहा है, मटर खड़ी हुई हंसते हुए प्रतीत वो हो रहे हैं। और देखिएगा कि मखमली पेटियों से लिपटी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और देखिएगा कि शेम की जो फड़ियां हैं वो मखमल की पेटियों की समान लटकी हुई हैं, और उनके अंदर जो है रंग बिरंगे बीजों की जो लड़ियां हैं वो चमक रही हैं, फिरती हैं रंग रंग की तितलियां रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और खेतों में रंग बिरंगे फूलों के समान ही रंग रंगीन जो तितलियां हैं वो उन पर मंडरा रही हैं, और उन्हें देखकर कैसा लगता है कि फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो तितलियां ही नहीं बल्कि फूल ही एक वृंत से, एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर जा रहे हो, एक वृंत से दूसरे वृंत पर वो जा रहे हो। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला देखिएगा, आगे है अपना कि
अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरू की डाली। तो कवि कहता है कि आम के पेड़ों की जो डालियां हैं वो चांदी और सोने के समान जो है चमकदार मंजरियों से मिज्जर लगी गई, मंजरियां कहते हैं मिज्जर को, से लद गई है। और झर रहे ढाक पीपल के दल, और पतझड़ ऋतु आ गई है, उससे ढाक और पीपल के जो पत्ते हैं वो झड़ना शुरू हो गए हैं। और हो उठी कोकिल मतवाली, और कोयल वसंत के प्रभाव से जो है मदमस्त होकर जो है वो कूकने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और कटहल की जो महक है वो चारों ओर फैलने लगी है। और जामुन की डालियों पर अध खिली खिलियां जो है वो आ चुकी हैं। और जंगल में झरभेरी झूली, और जंगलों में छोटी झरभेरी की जो डालियां हैं वो झूलने लगी हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, और ऐसे मनोहारी वातावरण में आड़ू नीम और क्या है आलू गोभी बैंगन मूली जो भी हैं आदि सब्जियों के जो पौधे हैं उन पर फूलों की जो बहार है वो आ चुकी है, उस पर बहुत सारे फूल जो हैं वो आ चुके हैं। याद रखना है, बहुत सरल यह पाठ रहेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार के और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं आपके लिए हम समय समय पर लाते रहते हैं। आगे वाला पैराग्राफ देखिएगा कि पीले मीठे अमरूद में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। तो कवि कहता है कि अमरूद पहले कुछ पीले होते हैं, उसके बाद में जब वो पक जाने की स्थिति में होते हैं तो उनमें लाल लाल धारियां सी आ जाती हैं। और पक गए सुनहले मधुर बेर, और बेर भी क्या हो गए हैं, पकने के बाद में मधुर और सुनहरे हो चुके हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले की जो डालियां हैं उन पर छोटी छोटी जो आंवली है उनके गुच्छे जो है वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और लह लह पालक महक महक धनिया, और गांव के जो खेत हैं उनमें हरा हरा जो पालक है वो लहराने लगा है, और हरा हरा जो धनिया है वो भी अपनी सुगंध जो है वो बिखेर रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम के बेलों की बेल भी जो है वो चारों ओर फैल चुकी हैं, वो भी खूब जो है वो खिलने लगी हैं। मखमली मटर टमाटर हुए लाल, और टमाटर पककर मखमल की तरह कोमल और मुलायम हो चुके हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और पौधों पर जो है गुच्छों के रूप में वो लगनी मिर्चों को देखकर, जो मिर्च है मिर्च के गुच्छों को देखकर जो है कवि को ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे वह तेलियों से भरी पड़ी हो। इस प्रकार मिर्च जो है हरी हरी मिर्च जो है वो इस प्रकार लग रही है। ठीक है, तो फिर मैं आप सबको कहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल पे आपको सभी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं हिंदी से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमारा एक अन्य यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जीके स्टडी 365, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जीके से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। चलिए देखिएगा कि बालू के शापों से अंकित गंगा की शतरंगी रेती। कवि कहता है कि गंगा नदी के तट पर रंग बिरंगी जो है वो रेत फैल चुकी है, और वह ऐसी लग रही है जैसे सूर्य की किरणें पड़ने से सातों रंग उसमें चमकने लगे हैं। सतरंगी वो बन चुकी है, और हवा से रेत पर बनी जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, जो लहरें हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सांप चमक रहा हो। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और वहां पर लंबे लंबे पत्तों वाली घास जो है वो छाई हुई है, और सरपत छाई यानी वो लंबी लंबी घासें छाई हुई है। गंगा तट पर तरबूजों की खेती जो है वो हो रही है, वो बड़ी सुंदर लग रही है कि अंगुली की कंघों से बगुले, और वहां पर कुछ जो बगुले हैं वो अपनी अंगुली रूपी जो कंघी है उससे क्या कर रहे हैं, अपनी जो सिर है उसको खुजला रहे हैं। और कलंगी संवारते हैं कोई, और कोई कलंगी संवारता हुआ नजर आ रहा है। गिरते जल में सुरखाब पुलीन पर मग रोठी रहती सोई, और वहां पानी पर जो है चकवा पक्षी जो है वो तैर रहे हैं, और कहीं पर मुर्गा भी जो है वो सोई हुई है। इस प्रकार गांव का जो सुंदर दृश्य है उसका वर्णन जो है वह कवि ने यहाँ पर किया है। चलिए आगे देखिए, अगला अपना जो पद रहेगा यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट पद है अपने लिए कि हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। कवि कहता है कि गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई सी जो है वो प्रतीत हो रही है। और सर्दियों में देखो क्या होता है कि भीगी अंधियाली में निशी की तारक सोपनों में से खोए। और देखिएगा तो देखिएगा हंसती हुई सूर्य की जो धूप है वो हंसती हुई प्रतीत होती है। सर्दियों में मन भावन जो है वो धूप खिल जाती है, ऐसा लगता है जैसे सारा परिवेश ही क्या हो चुका है, सुख से अड़साया और सोया हुआ लगता है। और ओस पड़ने से रात जो है वो भीगी भीगी से लगने लग जाती है, और रात के अंधकार में तारे जो है वो सपनों में खोए हुए से नजर आते हैं। कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और वह पूरा गांव हरे रंग के रत्न से बने हुए डिब्बे के समान हरा दिखाई देता है, जिस पर नील नभ आछन, यानी पूरा का पूरा गांव हरे रंग के रत्न से जड़े हुए डिब्बे के समान दिखाई देने लगता है। कि निरुपम, देखिएगा थोड़ा सा ये हो रह गया कि उसके ऊपर नीलम के समान नीले आकाश का आवरण जो है वो आया हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और नीला आकाश जो है
वो चारों ओर छाया हुआ है। सर्दी बीतने पर देखो क्या होता है, इस गांव में अनुपम शांति जो है वो छा जाती है और निज शोभा से हरता जनमन। और इस प्रकार ये गांव अपनी शोभा से लोगों का जो मन है वो हरण कर रहा है, लोगों का मन जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो चलिए, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाना है ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।